नमस्कार। फाइनेंशियल चार्ट्स को देखना ना सिर्फ बाजार के शोर में किसी कहानी को पढ़ना नहीं है, ये तो बाजार की अपनी एक भाषा सीखने जैसा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उन्हीं कहानियों और पैटर्न को खोजना सीखेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इकोनॉमी को समझना चाहता है। क्या कीमतों का ये जो ऊपर नीचे जाना है ये पूरी तरह से रैंडम है या फिर इसमें कोई सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है? चलिए इसी खोज पर निकलते हैं कि कीमतों की चाल में छिपे हुए इस ऑर्डर को कैसे पहचाना जाए। देखिए, किसी भी बाजार के दिल में ना बायर्स और सेलर्स के बीच एक लगातार लड़ाई चलती रहती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस असल में इसी लड़ाई के वो मैदान हैं जहां डिमांड और सप्लाई की ताकतें आपस में टकराती हैं और यहीं पर ट्रेडर्स तय करते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। चलिए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। सपोर्ट एक फर्श की तरह है, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां बायर्स हावी हो जाते हैं और कीमतों को और नीचे जाने से रोक लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है एक छत की तरह जहां सेलर्स का दबदबा होता है और वो कीमतों को और ऊपर चढ़ने नहीं देते। तो ये बायर्स और सेलर्स के बीच का एक बैलेंस है। पर याद रहे, ये फर्श और छत हमेशा एक जगह टिके नहीं रहते, ये भी वक्त के साथ बदल सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये लेवल सिर्फ चार्ट पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, ये असल में लोगों की साइकोलॉजी और बाजार के बर्ताव को दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टॉक एक खास कीमत तक पहुंचता है तो बहुत से ट्रेडर्स उसे बेचने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये ओवर वैल्यूड हो गया है। बस वही वो पल है जब एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये होते क्या हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि चार्ट पर इन जरूरी लेवल्स को पहचाना कैसे जाता है। कोई आइडिया है? चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। यही अगला लॉजिकल सवाल है। आखिर एनालिस्ट किसी चार्ट को देखकर ये कैसे तय करते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पर है? इसका जवाब ना इतिहास में छिपा है। यहां देखिए, ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एनालिस्ट चार्ट पर उन पॉइंट्स को देखते हैं जहां कीमत पहले रुकी थी और उसने अपनी दिशा बदल दी थी। इन पिछले ऊंचे पॉइंट्स, जिन्हें स्विंग हाइस कहते हैं, उनको जोड़कर रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है और पिछले निचले पॉइंट्स यानी स्विंग लोज को जोड़कर सपोर्ट लाइन खींची जाती है। और हां, ये लाइनें हमेशा सीधी नहीं होती, ये बाजार के ट्रेंड के साथ बदल सकती हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। हमें इन्हें एक सटीक कीमत के बजाय एक एरिया या जोन की तरह देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टॉक का सपोर्ट जोन 100 और 102 रुपए के बीच है, तो ट्रेडर्स को ज्यादा चिंता नहीं होगी अगर कीमत 101 रुपए तक भी गिर जाए। ये जोन बाजार की उठापटक के लिए एक बफर का काम करता है। देखिए, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बराबर नहीं होते। एनालिस्ट किसी लेवल की ताकत का पता लगाने के लिए कुछ बातों पर गौर करते हैं, जैसे कि क्या कीमत उस जोन से कई बार टकराकर वापस लौटी है या वहां से बहुत तेजी से दूर गई है, या क्या वो लेवल हाल फिलहाल में ही बना है। और अगर उस लेवल पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो ये भी उसकी मजबूती को दिखाता है। लेकिन हां, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। चलिए अब एक और एडवांस टूल की बात करते हैं जो कुदरत के गणित पर आधारित है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक ऐसा टूल है जो मुमकिन सपोर्ट लेवल्स की पहचान करने के लिए एक भविष्यवाणी की तरह इस्तेमाल होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मैथमेटिकल सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा साधा आइडिया यह है कि बाजार कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलते। एक बड़ी मूव के बाद कीमत अक्सर उस मूव का एक हिस्सा वापस लेती है, जिसे पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसके बाद वो अपनी असली दिशा में आगे बढ़ती है। ये पुल बैक नॉर्मल और हेल्दी होते हैं और ये टूल हमें बताता है कि वो कहां तक जा सकते हैं। पहला जरूरी फिबोनाची लेवल है 38.2%। ये अक्सर एक छोटे मोटे प्राइस रिट्रेसमेंट का इशारा देता है, खासकर तब जब ट्रेंड बहुत मजबूत हो। ट्रेडर्स इस लेवल का इस्तेमाल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने या प्रॉफिट बुक करने के लिए कर सकते हैं। अगला है 50% का लेवल। हालांकि ये टेक्निकली कोई फिबोनाची नंबर नहीं है, पर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि करेक्शन अक्सर पिछली चाल का लगभग आधा हिस्सा वापस ले लेते हैं। ये कई बार ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा खरीदने का मौका हो सकता है। और फिर आता है 61.8% का लेवल, जिसे गोल्डन रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसे अक्सर सबसे जरूरी रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है, जहां कीमत को मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद होती है। इस लेवल का इस्तेमाल अक्सर लंबी अवधि के ट्रेडर्स अहम एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स पहचानने के लिए करते हैं। इसको इस्तेमाल करना काफी सीधा है।
पहले एक साफ ट्रेंड को पहचानिए, फिर टूल को ट्रेंड के शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक खींचिए। चार्ट पर फिबोनाची लेवल्स दिखने लगेंगे और फिर बस ये देखने की बात है कि कीमत इन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करती है। और हाँ, ये टूल दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करता है। तो जब कीमत इन अहम लेवल्स पर पहुंचती है, ट्रेडर्स के सामने दो मेन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या कीमत वहां से टकराकर वापस जाएगी, जिसे बाउंस कहते हैं, या उसे तोड़कर आगे बढ़ जाएगी, यानी ब्रेकआउट। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर लगती है? चलिए इन दो मेन स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं। तो दुविधा यही है। बाउंस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि ये उम्मीद की जा रही है कि वो फर्श या छत कीमत को रोक देगी। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि शर्त इस बात पर है कि कीमत उस फर्श या छत को तोड़कर आगे निकल जाएगी। दोनों ही स्ट्रैटेजीज के अपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड हैं और चुनाव आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और भी बारीकियां हैं जो एक गहरी और ज्यादा रियलिस्टिक समझ देती हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? चलिए देखते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब बांध टूट जाता है तो क्या होता है? बाजार में भी इसका एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा होता है। इसे कहते हैं भूमिका बदलना या रोल रिवर्सल। एक बार जब कोई सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो वही लेवल अक्सर नए रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। मतलब जो पहले फर्श था अब छत बन गया है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसमें किरदारों की अदला बदली हो जाती है। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर हमें लगता है कि जितनी बार कोई लेवल काम करता है वो उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर बार जब कीमत किसी लेवल को टेस्ट करती है तो वो उस लेवल पर मौजूद खरीदारी या बिकवाली के दबाव को थोड़ा कम कर देती है, जिससे आखिरी में ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर बार दीवार पर हथौड़ा मारने से वो थोड़ी और कमजोर हो जाती है। तो आखिर में ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। क्या हम इन चार्ट्स को एक स्क्रिप्ट की तरह पढ़ सकते हैं जो भविष्य बताती है, या ये सिर्फ अतीत में लोगों के डर और लालच की कहानी को रिकॉर्ड करते हैं? इस बारे में क्या सोचना है? शायद सच्चाई कहीं बीच में ही